ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस। क्या सीएसएस? इसका मतलब एचटीएमएल खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं। आज हम लोग एचटीएमएल में सीएसएस को ऐड कैसे करते हैं, या एचटीएमएल के साथ सीएसएस को कनेक्ट कैसे करते हैं, या साथ में दोनों को लिखते कैसे हैं, ये समझेंगे। डेडिकेटेड सीएसएस में हमारा बिल्कुल ऑसम वाला कोर्स आने वाला है, वो एचटीएमएल के बाद हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि एचटीएमएल सीएसएस क्योंकि साथ में काम करता है और जावास्क्रिप्ट भी, तो इस वजह से एचटीएमएल पढ़ते पढ़ते ही हम लोग एक ओवरव्यू सीएसएस कैसे काम करता है वो भी देखेंगे, और आने वाले वीडियोस में जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। इससे ये होगा कि जब आप सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो एक ऑलरेडी ओवरव्यू आपको पता होगा कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, तो ये बहुत ज्यादा नया आपके लिए नहीं होगा। ठीक है। What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. Is used to format the layout of web page. ठीक है? It controls colors, fonts, text size, spacing, element, positioning, background image, color, and add more and many more things. Basically, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं आप HTML और CSS के साथ, और अगर जावास्क्रिप्ट मिला ले तो पूरा वेब पेज में आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर द किंग, यू आर द बॉस। Cascading meaning styling applied to a parent element are inherit by all children's element unless overwritten। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि अगर मैंने एक div बनाया और div के अंदर दो h1 टैग है और मैंने कोई CSS प्रॉपर्टी div के ऊपर डाला, तो फिर उसका जितना भी स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, चिल्ड्रेन है, वो उसको इनहेरिट करेगा अनटिल अनलेस कि मैं उनके स्टूडेंट्स में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे दूं। इसका मतलब क्या है हम लोग देखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अभी, क्योंकि सीएसएस का हमारा क्लास नहीं चल रहा है, यानी डेडिकेटेड सीएसएस का, तो हम लोग इस कंफ्यूजन में भी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग का भी पूरा फोकस है एचटीएमएल को समझना और सीएसएस काम कैसे करता है उसको समझना। यूजिंग सीएसएस, सीएसएस कैन बी एडेड इनटू एचटीएमएल इन 3 वेज। तीन तरीके से आप एचटीएमएल में सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस use the style attribute inside HTML element to apply style to specific element। क्या मतलब? एक तरीका होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट के थ्रू आप HTML के अंदर CSS को ऐड करते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? हम लोगों ने जब से अपना HTML index.html, जब से हम लोगों ने अपना HTML क्लास शुरू किया है, तब से हम लोग इनलाइन HTML, इनलाइन CSS ही लिखते आ रहे हैं। ठीक है। तो आप जब इसको देखेंगे तो एक सेकंड में पहचान लेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ H1, और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, और यहाँ पर मैं आके स्टाइल एट्रीब्यूट में देता हूँ बैकग्राउंड कलर। लेट्स से मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, CRIMSON, क्रिम्सन। और मैं टेक्स्ट कलर को देता हूँ लेट्स से नॉट स्मोक वाइट, वाइट स्मोक। और मैं इसको लाइव सर्वर से ऑन करूंगा तो मेरा वेब पेज दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एज यू कैन सी दिस इज हेडिंग दिख गया। तो ये जो हमने CSS ऐड किया है, जिसके मदद से मैंने कलर को वाइट किया, यानी स्मोक वाइट किया, और बैकग्राउंड को चेंज किया, तो ये भी CSS की हेल्प से किया है। तो इसको मैंने HTML एलिमेंट के अंदर ही लिख दिया। दैट इज कॉल्ड इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट, जाहिर सी बात है, आप एलिमेंट के लाइन के अंदर लिख रहे हैं, इस वजह से इसका नाम है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है। इसके बाद एक होता है इंटरनल CSS, defined inside a style tag element in the head tag section of the HTML document applied to the whole page। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप देखिए, ये जो स्टाइल मैंने लिखा था, यानी ये जो CSS का प्रॉपर्टी मैंने दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट पे ही काम करेगा और किसी पर भी काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक और H1 बना लेता हूँ तो जाहिर सी बात है, मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 2, तो इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोगों को पता है इस पे काम करेगा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हेड टैग है, ये हेड टैग है, एज यू कैन सी, इसके अंदर एक स्टाइल टैग भी आता है, एक स्टाइल टैग भी आता है। ये स्टाइल टैग के अंदर मैं जो भी CSS लिखूंगा वो इस पूरे पेज को टारगेट करेगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर H1 डाल के, और मैं इसको अगर ऐसे कर दूं H1 के साथ, और मैं यहाँ पर लेट्स से बोलूं फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, तो अब आप देखिए H1 इस पेज में जितने भी है, दो है बेसिकली, तो दोनों का फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। एज यू कैन सी दोनों पे हो गया। जबकि मैंने इनलाइन में क्या किया था, इनलाइन के केस में क्या किया था, एक एक एलिमेंट के अंदर जाके मैंने दिया था। तो इस तरीके से आपका काम होता है आसान। मैंने एक H1 को टारगेट किया, अब पेज में जितना मर्जी H1 हो, लेट से अगर मैं यहाँ पर और भी H1 क्रिएट कर दूं, सब में ही अप्लाई हो जाएगा। बट अगर मैं H2 यहाँ पर लिखूं, उस पर अप्लाई नहीं होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, एज यू कैन सी H2 एज इट इज है। तो ये होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में आप स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखते हैं जो कि उस पेज को पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है। और ये स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर आता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल CSS। तो इनलाइन हम हमेशा लिखते हुए हैं, ये इंटरनल CSS है। एंड एक्सटर्नल CSS लिंक टू अ सेपरेट CSS फाइल यूजिंग द लिंक एलिमेंट allowing style
टू अप्लाई टू मल्टीपल पेजेस। फर्क समझ लीजिए, इनलाइन एलिमेंट में आप सिर्फ एक एलिमेंट को ही टारगेट करते हैं, दैट्स इट। स्टाइल टैग के अंदर आप सिर्फ एक पेज को टारगेट कर सकते हैं, ये इंडेक्स पेज पे ही सिर्फ ये अप्लाई हो सकता है। अगर आप एक और पेज बनाते हैं अबाउट, एक और पेज बनाते हैं हिस्ट्री, एक और पेज बनाते हैं लॉगिन, उस पर अप्लाई नहीं हो सकता, उस पर आपको अलग से स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा अगर आप इंटरनल सीएसएस लिखना चाहते हैं। लेकिन एक्सटर्नल सीएसएस में आप अगर एक्सटर्नल सीएसएस को अप्लाई करते हैं अपने इंडेक्स फाइल में यानी मेन फाइल में, तो इसके बाद जितने भी पेजेस है, मान लीजिए इंडेक्स फाइल आपका रूट मेन फाइल है, उस पर आपका अबाउट भी एक पेज है, उस पर आपका कॉन्टैक्ट एक पेज है, उस पर आपका लॉगिन एक पेज है, तो सब पे आप टारगेट कर सकते हैं उस एक सीएसएस के फाइल से। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि एक्सटर्नल सीएसएस इज ऑलवेज प्रेफरेबल। तो अब एक्सटर्नल सीएसएस लिखते कैसे हैं? तो एक्सटर्नल सीएसएस लिखने के लिए हेड टैग के अंदर ही आपको एक लिंक टैग मिलेगा। आप अगर लिखेंगे LIN के लिंक, तो आप देखिए यहाँ पर खुद VS कोड में आपको मिल रहा है लिंक एटम, लिंक फेव आइकॉन, लिंक इंपोर्ट। तो यहाँ पर लिंक CSS है, तो इसका मतलब ये कि CSS को आप लिंक करिए HTML से। जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा तो अब देखिए यहाँ पर लिंक आ गया, और लिंक के अंदर यहाँ पर REL स्टाइल शीट यानी रिलेशन स्टाइल शीट है, ये स्टाइल शीट को मैं ऐड कर रहा हूँ HTML के साथ। और यहाँ पर आ गया href। href क्या होता है? हम लोगों को पता है कि हाइपर लिंक होता है, एक एट्रीब्यूट है जो हम लोग एंकर टैग में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है। और href के अंदर ये जो नाम जाएगा ये उस फाइल का नाम होगा जो फाइल मैं CSS का क्रिएट करूंगा। तो अभी क्योंकि हमारे पास कोई फाइल है नहीं, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं, यानी एग्जांपल के तौर पे पेज में कोई डिफरेंस नहीं आया एज यू कैन सी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक फाइल बना दूं, अभी मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अभी मान लीजिए मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर CSS का, मैं बनाता हूँ style.css। ये मैंने एक फाइल बना दी style.css। इस पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं बॉडी का कलर को, बल्कि नॉट बॉडी का कलर, मैं H2 के कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, मैं H2 के कलर को चेंज करता हूँ। लेट्स से मैं H2 को करता हूँ क्या, मैं बैकग्राउंड करता हूँ H2 का एक्वा, एंड मैं कलर करता हूँ H2 का ब्लैक, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं सेव करूंगा तो आप देखिए H2 में कुछ भी चेंजेस नहीं आया, इसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? उसका रीजन ये है कि HTML से CSS अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो कनेक्ट कैसे होगा? तो कनेक्ट करने के लिए ये लिंक जरूरी है, मैंने ये लिंक डाल दिया। स्टाइल शीट जरूरी था, ये भी डाल दिया। और href के थ्रू मुझे कनेक्ट करना था, मैंने वो भी किया। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये जो फाइल का नेम है styles.css, ये मेरे फोल्डर में किसी से मैच नहीं कर रहा है। मेरे पास स्टाइल है, S नहीं है, इस वजह से ये स्टाइल शीट इस HTML फाइल को मिल नहीं पा रहा है। तो मुझे वही एग्जैक्ट फाइल नेम देना पड़ेगा, तभी जाके वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो अगर मैं इसको स्टाइल से स्टाइल करके सेव करूं, तो अब आप देखेंगे H2 हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड में लग चुका है एक्वा, एक्वा या सियान, व्हाटएवर, एक्वा, ओके। तो ये है तीन तरीका HTML को CSS से या CSS को HTML से कनेक्ट करने का। वन इज इंटरनल, सेकंड इज वन इज इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल, ठीक है। एग्जांपल, मैंने इनलाइन का एग्जांपल भी दे दिया, इसी तरीके से मैंने इंटरनल CSS का भी एग्जांपल दिया। देखिए यहाँ पर भी स्टाइल टैग के अंदर लिखा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको वहां पर दिखाया। इसी तरीके से एक्सटर्नल का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, इस तरीके से लिंक टैग के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से एक्सटर्नल फाइल दिखता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख के आपको H2 को लिख के दिखाया, ठीक है। टिप्स: with external CSS you can update the look of entire site by changing one file। यानी वही बात जो मैंने पहले बताया था कि इनलाइन CSS में आप सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को ही चेंज कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, चेंज करने के लिए हमें टारगेट भी करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार टारगेट कैसे करते हैं? तो जैसे अभी हम लोग H1 से टारगेट कर रहे हैं ना, H1 से टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करने का बहुत सा तरीका है CSS में। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ सिलेक्टर्स, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप टारगेट सिर्फ एक को ही कर सकते हैं, यानी इनलाइन एलिमेंट से आप सिर्फ एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। और इंटरनल CSS से आप सिर्फ एक पेज को टारगेट कर सकते हैं। अब जब एक वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पेज हो, उसमें 2-3 पेज भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केसेस में आपको हर पेज के लिए अलग इंटरनल CSS लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल CSS के केस में ऐसा नहीं है। आप एक फाइल बनाएंगे, उसको अपने रूट का मतलब आपका index.html फाइल, जो आपके पूरे वेबसाइट को कंट्रोल करता है, जो आपके पूरे वेबसाइट का एक एंट्री पॉइंट है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, तब इसका इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे कि क्या है ये रूट फाइल का मतलब क्या होता है। वहां से आपका पूरा वेबसाइट बेसिकली रूट फाइल से या रूट पॉइंट से आपका पूरा वेबसाइट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उस पे जब आप अपना मेन एक्सटर्नल CSS को एम्प्लाई करते हैं, अटैच करते हैं, उसके थ्रू आप पूरे अपने इंटायर वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं सिर्फ एक फाइल से, यानी सिर्फ एक CSS फाइल से। तो इस वजह से यही आप कह सकते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है, और यही तरीका है एक्चुअल में जब आप अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम होता है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप इनलाइन और ये कर सकते हैं, छोटा मोटा अगर कुछ है तो आप इंटरनल से काम चला सकते हैं, ठीक है। और इनलाइन भी कभी कभार आप डाल सकते हैं, हालांकि इनलाइन डालना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो CSS कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम लोग साइज चेंज कर सकते हैं,
फॉन्ट का मतलब फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, और ये सब हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, ठीक है। सीएसएस कलर प्रॉपर्टी, डिफाइन टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, इसी तरीके से फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज एंड ऑल दैट, ठीक है। यहाँ पर उसे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं बस एक बार आपको करके यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में फॉन्ट बॉर्डर वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ एक्सटर्नल में, क्योंकि आगे जाके हम लोग एक्सटर्नल में ही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ H2 का, एक्सटर्नल से बिल्कुल सेम तरीका है। मान लीजिए मैं कर देता हूँ 40, तो जिससे ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और साथ ही मैं फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली को मैं कर देता हूँ कर्सिव, ठीक है, ताकि ये दिख जाए। अब मैं जैसे अपने पेज में जाऊंगा तो आप देखिए ये कर्सिव भी हो गया, ये बड़ा भी हो गया। तो कोई डाउट नहीं है, हम लोग नॉर्मली इस तरीके से ही करते थे इनलाइन में, और इसी तरीके से आप एक्सटर्नल में भी करेंगे और इंटरनल में भी करेंगे, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सब एग्जांपल्स है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप आराम से ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये सब आपको गिटहब के पेज में मिल जाएगा, ठीक है। मैं सब डाल दूंगा। लिंकिंग एक्सटर्नल सीएसएस, यू कैन लिंक टू एन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल यूजिंग अ फुल यूआरएल और अ रिलेटिव पाथ। अब ये फुल यूआरएल और रिलेटिव पाथ क्या है, तो ये हम लोग लिंक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी आप लिंक करते हैं किसी इमेज को या फिर लिंक करते हैं किसी फाइल को, तो वहां पर दो किस्म का लिंकिंग होता है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क है, देखिए सिंपल तरीके में मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि एब्सोल्यूट या फुल का मतलब ये होता है कि किसी और वेबसाइट से यानी एक्सटर्नल सोर्स से किसी फाइल को आप उठा रहे हैं और अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप इंटरनेट में किसी और वेबसाइट से, किसी और सोर्स से, थर्ड पार्टी से एक्सटर्नली इस्तेमाल करेंगे तो उसका पूरा यूआरएल यानी https://www.xyz.com और जो भी उसका पूरा यूआरएल है वो सब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से मंगा रहे हैं। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन ना रहे दिमाग में, डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं अब मुझे यहाँ पर इमेज डालना है, राइट। तो मैं यहाँ पर इमेज क्या डालूंगा, एब्सोल्यूट इमेज डालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट इमेज डालने के लिए मैं यहाँ पर करूंगा, मैं यहाँ पर लेट से जाऊंगा एंड कॉपी इमेज एड्रेस, और सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे है। ये चारमेंडर आ गया मेरे पास, ठीक है, ये पीएनजी है तो इस वजह से इतना अच्छा दिख रहा है। ओके, अब आप देखिए ये है एब्सोल्यूट यूआरएल। तो एब्सोल्यूट यूआरएल मैंने क्या किया, मेरे वेबसाइट में जो ये फोटो दिख रहा है, क्या ये मेरे कंप्यूटर में था, क्या ये मेरे पास है, नहीं, मैं किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेके आ रहा हूँ। थर्ड पार्टी मतलब बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स। अब कहाँ से लेके आ रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। अगर मैं इसके अंदर चला जाऊँ, लेट से इसमें क्लिक करके अंदर जाऊँ, तो एक वेबसाइट है mystickermania.com के डायरेक्टरी स्टिकर पैकेज के डायरेक्टरी पोकेमोन के डायरेक्टरी पीकेएम चारमेंडर में ये पड़ा हुआ है। कहाँ पर, अंदर पड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से एक फोटो उठा रहा हूँ जो कि इंटरनेट में पब्लिकली अवेलेबल है, वहां से उठा के अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। एज यू कैन सी ये दिख रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये एब्सोल्यूट यूआरएल की वजह से हो रहा है। मेरे वेबसाइट, मेरा जब जब ये पूरा जो ब्राउजर को मिलेगा ना, जैसे ये HTML पार्ट्स होकर ब्राउजर के पास जाएगा, तो ब्राउजर क्या करेगा, इमेज टैग में जब जाके एसआरसी को चेक करेगा तो ब्राउजर इस यूआरएल में चला जाएगा। यानी अगर ब्राउजर इस यूआरएल को उठा के ऐसे करके चेक करे तो उसको ये इमेज मिल जाएगा। तो वो फटाक से लेके इसको क्या करेगा, यहाँ एम्बेड कर देगा, यानी उसको एक सोर्स मिल गया कि भैया इमेज का सोर्स आ कहाँ से रहा है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल या फुल यूआरएल। इसका मतलब है कि ये इंटरनेट से आ रहा है तो आपको उसका सोर्स पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसमें से कुछ आधा ऐसे डिलीट कर दूं तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है, ये करप्ट हो जाएगा। तो अगर मैं अपने वेबसाइट में जाऊँ तो देखिए अब नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अब वो यूआरएल, जब ब्राउजर इस यूआरएल पे जा रहा है, जब इस यूआरएल पे ब्राउजर जा रहा है तो उसको कुछ इमेज मिल ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है फुल यूआरएल, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, तो अब देखिए रिलेटिव यूआरएल क्या होता है। लेट्स से मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको रिलेटिव यूआरएल का, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर चार्मेंडर ये वाला फोटो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, और ये हो गया सेव। तो मैं इसका नाम थोड़ा सिंपल ले लेता हूँ, CP1, और मैं इसको यहीं पर सेव करता हूँ डाउनलोड्स में, और ये आ गया यहाँ पर। मैं ओपन करूँगा इसको, और मैं यहाँ से CP1 को उठाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट में लेके आ जाऊंगा सीधा। ये फोल्डर 11 में कॉपी हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया, ये कॉपी हो गया। तो अब आप देखिए, अब मुझे अगर, ये तो एब्सोल्यूट का एग्जांपल हो गया, फुल यूआरएल आप समझ गए। अब अगर रिलेटिव, रिलेटिव कहते किसको है बेसिकली, रिलेटिव यूआरएल वो है कि जो आपके कंप्यूटर, आपके लोकल मशीन में आपके पास मौजूद है, या आप दूसरे तरीके से देखें तो आपके वेबसाइट में ही कहीं और मौजूद है। मान लीजिए
कि ये जो माई स्टिकर मेनिया में ये चारमेंडर का जो फोटो है, ये इसने अपने वेबसाइट के इस डायरेक्टरी पे अपलोड करके रखा हुआ है। तो ये अगर अपने इस वेबसाइट के अंदर कहीं भी इसको इस्तेमाल करेगा ना, तो ये यहाँ से उठा सकता है, अपने वेबसाइट से ही उठा सकता है। तो जब वो अपने वेबसाइट से उठाएगा तो वो पूरा अपना वेबसाइट का नाम थोड़ी देगा चार एंड ऑल दैट, यानी माई स्टिकर मेनिया .com नहीं देगा वो दोबारा, क्योंकि वो अपने ही वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहा है। वो बस कुछ नाम देगा, वो बस सिर्फ इसका नाम देगा, जो भी इस इमेज का नाम उसने लिखा हुआ वो सिर्फ उसका नाम देगा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप 2 सेकंड में समझ जाएंगे। चलिए आइए, तो अब मुझे रिलेटिव यूआरएल के थ्रू एक फोटो दिखाने, तो मैं इमेज लूंगा और अब मुझे देना है रिलेटिव यूआरएल। तो मैं क्या करूंगा, आप देखिए ये जो मेरा इंडेक्स फाइल है किस फोल्डर में है, क्लास 11 नाम का फोल्डर में है। और क्लास 11 नाम के फोल्डर में ही मैंने CP1 जो अभी मैंने डाउनलोड किया उसको कॉपी कर दिया, ताकि मैं इजीली इसको रिलेट कर सकूं। तो मैं जैसे यहाँ पर स्लैश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर क्लास 11 आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो CP1 और JPG आ गया। अब अगर मैं अपने इसमें जाता हूँ तो आप देखिए, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसका हाइट और विड्थ थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ विड्थ 200, ठीक है। तो अब आप देखिए, ठीक है, ये भी आ गया। तो ये भी मेरे वेबसाइट में दिख रहा है, ये भी वेबसाइट में दिख रहा है, लेकिन मैंने इस्तेमाल कैसे किया, इसको मैंने इस्तेमाल किया फुल यूआरएल के थ्रू, जिसको एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं, जहां पर मैंने बाहर से किसी और वेबसाइट से इंटरनेट से उठा के अपने इसमें इस्तेमाल किया। और ये क्या किया, ये मैंने इंटरनेट से हो या मेरा अपना फोटो हो, मैंने अपना फोटो को अपना लोकल मशीन में रखा। और आसानी के लिए, जरूरी नहीं कि ये यहाँ है तो ही कर सकता हूँ, ये किसी और फोल्डर में होता तो भी मैं एक्सेस कर पाता, बट वहां पर मुझे स्लैश स्लैश करके फोल्डर तक जाना पड़ता, जो कि पूरा पाथ देना पड़ता, दैट इज डिफिकल्ट। तो उससे बेहतर है कि मुझे जो इस्तेमाल कर रहा है मैं सीधे इस फोल्डर में लेके आ जाऊँ। तो मैंने क्या किया, वो फोटो को इस फोल्डर में लेके आया और बड़ी ही आसानी से मैंने क्लास 11 स्लैश करके इस फोटो को एक्सेस कर लिया। तो एकदम आसान भाषा में ये है रिलेटिव यूआरएल और ये है एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। अब अगर आप सुनेंगे रिलेटिव लिंक तो इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है। अगर आप अपना वेबसाइट का ही कोई लिंक देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लिंक, और आप उसमें सिर्फ ऐसे ही रिलेटिव लिंक देंगे, ठीक है, जहां से आपको स्टार्ट करना है, एंट्री पॉइंट से, यूआरएल नहीं देना। एब्सोल्यूट लिंक में यूआरएल देना है, ठीक है, यही फंडा है, इतना ही सिंपल था। चैप्टर समरी क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। यूज स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर इनलाइन सीएसएस, यूज स्टाइल टैग एलिमेंट फॉर इनलाइन सीएसएस, सॉरी इंटरनल सीएसएस, एंड यूज लिंक एलिमेंट फॉर एक्सटर्नल सीएसएस। यूज द कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, प्रॉपर्टी टू स्टाइल एचटीएमएल सीएसएस एलिमेंट, नॉट सीएसएस एलिमेंट, टू स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट HTML के साथ कैसे करके आप CSS को ऐड कर सकते हैं। और उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बता दिया, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्योंकि मैंने अभी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया ना, ये होप रिलेटिव और एब्सोल्यूट आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो जब आगे हम लोग लिंक पढ़ेंगे तो आपको इसमें जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और वहां पर बस हम लोग इसको रिविजन और गो थ्रू कर लेंगे।